हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू इन की पॉइंट्स का भी करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो सेकंड पॉइंट है इसका, उसमें लिखा है कि बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन कर दी गई और उसे 5 किंगडम सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि उससे पहले दो क्लासिफिकेशन थी, बॉटनी एंड जूलॉजी। लेकिन उसके बाद जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, तो फिर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बनाया। और 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा, प्रोक्टोप्टिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी वगैरह आते हैं। उसके साथ थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि जिस तरह स्कोप ऑफ बायोलॉजी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? जिस तरह से टेक्निकल फील्ड जितनी ज़्यादा आ रही हैं, उससे ज़्यादा बायोलॉजी की जो फील्ड है, बायोलॉजी का जो स्कोप है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और लाइफ इज़ बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन। केमिकल फाउंडेशन का मतलब ये कि जैसे कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो लाइफ जो है, एक ज़िंदगी जो है वो सेल से इमर्ज होती है। जब सेल से इमर्ज होती है तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनल्स और ये तमाम चीज़ें होती है। तो एक केमिकल फाउंडेशन है एक तरह का। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही होती है। मतलब लोअर एनिमल्स हैं, फिर मिडल हैं, फिर उसके बाद जो है हायर एनिमल्स हैं हमारे पास। और कुछ एनिमल्स जैसे कि यूनिसेल्युलर हैं, फिर वो ज़्यादा होते होते फिर मल्टी सेल्युलर की तरफ चले गए। पहले प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी अभी भी हैं, और वो फिर प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से जा रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है और उनके फंक्शंस भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बायोलॉजी ने डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को भी डील किया, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। इसी के साथ साथ बायोलॉजी ने हमें, अगर हम एडवांस अप्रोच की बात करें तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बायोलॉजी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और इसने हमें एक लिड दी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि कैसे एक ज़िंदगी स्टार्ट होती है, कैसे एक ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, या फिर डिफरेंट तरह की जैसे फॉसिल्स वगैरह हैं। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि जैसे हमारा एक मानना है कि जो ह्यूमन बीन है वो बिल्कुल सिमिलर है एक चिंपैंजी से। तो ये एक लीड हमें मिली, या इस तरीके की डिफरेंट लीड्स मिली। तो ये एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें डिफरेंट अप्रोचेस मिलती जा रही हैं। उसी के साथ साथ हमने बिल्कुल लास्ट में इस चैप्टर के डिस्कस की बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जिसमें हमने ये देखा कि हेल्थ को बेटर करने के लिए, फूड को बेहतर करने के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर से आ रही थी, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए बायोलॉजी के ने अपनी किस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, जिसमें हमने एंटी वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हाइड्रोपोनिक्स, क्लोनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी डिस्कस किया था। आई होप कि आपको ये की पॉइंट समझ आए होंगे। अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि किस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर है और उसका आंसर ये क्यों है। तो पहला जो है कि एन ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। मतलब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी से लेते नहीं हैं। ऐसे तमाम एनिमल्स जो हैं वो तमाम ग्रुप में प्लेस कर दिए जा सकते हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉफ नहीं प्लेस किए जा सकते? तो देखें, प्लांटी जितने भी प्लांट्स हैं वो तमाम ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्रोक्टोप्टिस्टा एंड मिनोरा के अंदर जैसे बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी काफ़ी ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं। तो इसका आंसर जो है फंजाई है, क्योंकि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ एब्जॉर्प्टिव है। मतलब हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 का आंसर है सी, फंजाई। सेकंड, हमने मलेरिया को डिस्कस किया था, तो मलेरिया का जो आंसर है वो प्लाज्मोडियम है, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। थर्ड है कि क्लोनिंग, और जितनी भी एग्जांपल्स इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्लोनिंग, नेचुरल क्लोनिंग के सिवाय एक के। तो अगर आप बुक को रीड करें, बुक को देखें, तो आपको ट्यूमर, आइडेंटिकल ट्विन एंड रीजनरेशन क्लोनिंग के पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, लेकिन डायजाइगोटिक ट्विंस नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा डायजाइगोटिक ट्विंस? क्यों नहीं है नेचुरल क्लोनिंग? क्योंकि क्लोनिंग का मतलब होता है एक चीज़ की कॉपी बनाना, और डायजाइगोटिक ट्विंस का मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट स्पर्म्स आकर 2 डिफरेंट एग्स को फर्टिलाइज करें। तो इसमें देखिए कॉपीज़ नहीं बन रही है, इसमें कोई चीज़ एक की कॉपी नहीं बन रही, वो डिफरेंट वर्क हो रहा है। तो इसलिए डायजाइगोटिक ट्विंस जो है वो नेचुरल क्लोनिंग का पार्ट नहीं है। पेनिसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? पेनिसिलिन सबसे पहले, तो जैसे हमें मालूम है कि वो एक पूरा ग्रुप था फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन का, जिन्होंने पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट किया था। तो इसमें आएगा फ्लेमिंग। उसके बाद अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो किस में उनकी स्टडी की जाती है? तो मैरीन में, तमाम मैरीन जो समुद्री जानवर हैं उनकी स्टडी की जाती है। पैरास्टोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमंस की करते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं।
फिर हमने हाइड्रोपोनिक्स को डिस्कस किया था, और हाइड्रोपोनिक्स का इन्होंने ये पूछा है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ग्रो करना साइंस में हाइड्रोपोनिक्स मतलब किस में ग्रो किया जाता है उनको, क्या उनको लेबॉर्ट्री में किया जाता है, लैक में किया जाता है, डिजर्ट में? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना उनको लेबॉर्ट्री में किया जाता है, ना ही उनको डिजर्ट में, ना ही लैक में। अगर हाँ लेबॉर्ट्री में अगर कोई करते भी हैं इन प्लांट्स को ग्रो, लेकिन हमें क्या चाहिए, उन प्लांट्स को ग्रो किस में करते हैं, किस में करते हैं हम? एरिडेटेड सोल्यूशन में करते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशन वो या वो तमाम रिक्वायरमेंट, वो तमाम चीज़ें जो एक प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या प्लांट के लिए ज़रूरी हैं ग्रो करने के लिए, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर उस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, और हम एक सोल्यूशन की फॉर्म में, एक सोल्यूशन होता है बिल्कुल, और उस सोल्यूशन के अंदर उस प्लांट को ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर है एरिडेटेड सोल्यूशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है। देखिए, ओवर पॉपुलेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनने की वजह से क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। डिजीज़ नहीं बढ़ी, डिजीज़ भी तो पॉल्यूशन की वजह से हो रही है ना, या डिफरेंट चीज़ें जितनी भी हैं वो उनका रीज़न क्या है? रीज़न पॉल्यूशन है। तो इसका आंसर है पॉल्यूशन। उसके बाद है 8 में कह रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, जब कम्युनिटीज़ के जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब ग्रुप टुगेदर होंगी, एक साथ मिलेंगी, तो क्या बनेगा? अगर आपने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखा हो या आपको याद हो, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। उसके बाद लाइफ कौन से लेवल पे इमर्ज होती है? तो देखें, सेल जो है इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन सेल के अंदर वाटर भी है, ऑर्गेनल भी है और एटम भी है। देखें, सेल कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हो ऑर्गेनल्स का, वाटर का एंड एटम का, इन तीनों से मिलकर सेल बना है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर से सिर्फ लाइफ नहीं हो सकती, इमर्ज नहीं हो सकती, ऑर्गेनल से नहीं हो सकती, एटम से भी नहीं हो सकती। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनता है, जो एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, तो उससे एक लाइफ इमर्ज होती है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है क्रॉप रोटेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरह की फसलें जो है एक ज़मीन पर उगाई जाएं, जिससे क्या होगा, जिस एक इफ़ेक्टिव मेथड है, ये मेथड है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मेथड है किस चीज़ से बचने का? डिजीज़ से बचने का, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से जो है ये हम डिफरेंट डिजीज़ से बच सकते हैं, और डिफरेंट तरह की पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं, जो प्लांट की डिजीज़ हैं, वो भी कॉज नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे तमाम एमसीक्यूज़ खत्म होते हैं। उसके बाद सिंपल सा एक रिव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया है कि नहीं। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स को भी मैंने डिस्कस किया है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी को भी डिस्कस किया था, और एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोलॉजिकल मैथड क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्या है, और एंटीबायोटिक्स क्या है। इसका शॉर्ट सा आपको आंसर देना होता है। एट लास्ट आपको डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड पैरास्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 द यूनिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा, और अब आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे बने होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और इसी के साथ साथ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।